आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही बच्चों मेरी? कुछ तो बोलो। आ रही है सर जी सर, आ रही है। चलिए मैं अपना थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ शॉर्टली। देन हम आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अप्रोच टू पास द पेपर। और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टैक्सेशन का। अच्छा, नाम मेरा मोहम्मद अली है और क्वालिफाइड मैंने 2012 में किया था और टैक्स के में थोड़ी सी एक्सपर्टीज हासिल मैंने की। वैसे तो लोग अकाउंटिंग के ज़्यादातर लोग करते हैं या ऑडिटिंग में करते हैं, लेकिन टैक्सेशन मेरा पैशन है। और ये पैशन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, वो एक मेरा अपना एक विजन है जो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बाय एजुकेटिंग द यूथ पीपल। ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। माय विजन हाईलाइटेड एरिया में आप देख भी होंगे कि ये मेरा विजन है। हर इंसान का कुछ ना कुछ विजन लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे उसकी लाइफ आगे बढ़ती है। मेरा विजन है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन बाय एजुकेटिंग द यूथ पीपल पर्टिकुलरली इन टैक्सेशन। ये मेरा छोटा सा तारुफ है और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज बैक के अंदर हूँ, काफी अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके ऑनलाइन सिस्टम जो है वो पहली दफा ही है मेरा। अच्छा, मेरे लिए बस यही है बताना, लेकिन सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग। इसलिए आज तो थोड़ा सा फोकस हम लोग आज के सबसे पहले सिलेबस के ऊपर करते हैं। व्हाट इज सिलेबस। लेकिन सिलेबस करने से पहले मैं आपको अप्रोच टू पास द पेपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच टू पास द पेपर। टैक्सेशन कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। उसके लिए 4 स्टेप्स अगर आप कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आपका टैक्सेशन का पेपर कहीं नहीं जाता। अच्छा, मैंने ये अप्रोच में 4 स्टेप्स बताए आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें कुछ एक्शन है, ये आपका एक्शन क्या चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस एक्शन को कौन फुलफिल करेगा। अच्छा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ये जिम्मेदारी किसकी है? टीचर और स्टूडेंट की। टीचर और स्टूडेंट की। टीचर का काम है कंसेप्ट को क्लियर करना, बताना, और उस स्टूडेंट का काम है कंसेप्ट को क्लियर लेना। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। वॉइस सही नहीं आ रही? थोड़ी सी कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? ज्यादा आ रही है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ आज तक। आप देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट अब आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट में मैंने बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी है और स्टूडेंट की भी है। टीचर का काम है कंसेप्ट को क्लियर करना और स्टूडेंट का काम है कि अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट को क्लियर करना। पहला स्टेप ये है टैक्सेशन के अंदर कंसेप्ट के ऊपर बात होनी है कि क्या कंसेप्ट है इसके। दूसरा स्टेप, रिमेंबर, याद करना। मैंने तो याद कर लिया है 2012, 13, 11 में। अब आपकी बारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट की। पहले है कंसेप्ट, टीचर देगा, बच्चे लेंगे, उसके बाद बच्चे उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रेन के अंदर मेमोराइज करेंगे। इसलिए थोड़ा सा मेमोराइज आफ्टर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मेमोराइज। प्लीज नोट डाउन कीजिए। स्टेप नंबर 2 1 नहीं है,
कि मैं कहूँगा पहले रिमेंबर याद करना शुरू कर दो, याद नहीं करना। सबसे पहले आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है जो मैं आपके कराऊंगा, फिर आपको इससे आपको इसको याद कर लेना है, कंसेप्ट को रिमेम्बराइज कर लेना है। अच्छा, तीसरा स्टेप ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर इन क्लास। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर जब तक आप नहीं करेंगे, आपके जो पहले दो स्टेप्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये नहीं होंगे। आपने कंसेप्ट कर लिया थ्योरेटिकली, आपने थ्योरेटिकली इसको याद कर लिया, अब है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल को कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल के अंदर। वो किसकी जिम्मेदारी है? टीचर की और स्टूडेंट की। टीचर आपको क्वेश्चन देगा, उसके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और स्टूडेंट का काम है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, 3 स्टेप हो गए। चौथा जो है फुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुराद ये प्रैक्टिकल साइड से मुराद है कि जब हम ऊपर जो है हमने वो शॉर्ट करेंगे, नीचे आपने फुल फोकस के साथ पास पेपर, मैं आपको मटेरियल दूंगा, पास पेपर हो गए, पैक की बुक हो गई, वो आपने करने हैं। वो जिम्मेदारी है पहले स्टूडेंट की, यहाँ पर टीचर नहीं है, पहले यहाँ पर स्टूडेंट। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर टीचर आपकी यहाँ पर मदद करेगा। ये है सर अप्रोच टू पास द पेपर। मैं आपको, मेरा फोकस ज्यादा है कि आपके ऊपर फोकस करो, आपके पेपर पास हो गए तो मुझे खुशी होगी। मैं नहीं है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना कराता रहूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, यू विल क्वालिफाइड द पेपर। जैसे ही आप क्वालिफाइड पेपर करोगे, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अच्छा, इसके बाद सर बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट है सोर्स। प्रैक्टिकल अप्रोच तो मैंने आपको बता दी कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि आपने सोर्स क्या है, आपकी किताबें क्या है, आपका मटेरियल क्या है, आपने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पैक बुक को। मेरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा बड़ी शॉर्टली होंगी। इसके अलावा बैंक ऑफ क्वेश्चन होगी पैक पे। ये 3 सोर्स हैं, और अगर आप ऊपर वाले स्टेप कर लेते हो नीचे वाले सोर्स के ऊपर रख के, तो ये पेपर मुश्किल नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? आप जो है वो लाल साहब का क्वेश्चन भी आया है कि आई कैप की बुक भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं आपको पैक की बुक से रेफरेंस कर रहा हूँ, तो फिर आप आई कैप की बुक में तलाश करोगे वो चीज कहाँ लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें टीचर और स्टूडेंट साथ साथ है हर जगह। यहाँ पर भी स्टूडेंट टीचर साथ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम लोग साथ साथ रहें। देखें, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, स्टूडेंट टीचर सेम है। तो हमें एक ही पेज के ऊपर रहना चाहिए, एक ही बात करनी चाहिए, ताकि हम लोग एक ही पेज के ऊपर हो, एक ही बुक्स के ऊपर हो, और एक ही बात के ऊपर हो। ठीक है बच्चों? और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? आगे चले। ये नसीर सवान साहब ऑर्गेनाइजर मतलब? अच्छा, आप वॉइस के थ्रू मुझे बताएं ना, मैंने अपनी वॉइस खोली हुई है, आप वॉइस के थ्रू बताएं कि आपकी कोई। सर एक अच्छा, पैक बुक जो है ना, हिमाचल में पैक बुक जो है वो आपको
आगे चलते हैं हम लोग। सर आपकी आवाज नहीं आई सर अभी। बात आ रही है आपकी? सर आपने जो बोला था वो रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि क्वेश्चन किसी का हो। पैक के बारे में सर, पैक की बुक के बारे में। पैक की बुक में आप कहीं से भी ले सकते हैं। पैक की बुक, वही बुक डिपो है लाहौर के अंदर, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो पैक की बुक आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। पैक किसी ठीक है भी सर। दायरे से, पेशावर से, इस्लामाबाद जहाँ भी पैक मिल सकती है। अच्छा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हमारा सिलेबस। सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों अपने सारे जो माइक है ना उसको ना म्यूट कर लो, फिर इसका डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। एक तो प्लीज जब मैं आपको कहूँगा तो फिर आप इसको ऑन करेंगे तो फिर मैं आपके सवाल को सुन पाऊंगा और फिर आपको प्रॉपर्ली मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अपने जो अपने माइक है ना वो पहले म्यूट रख लें। एक तो नंबर 2, आपकी जो भी बुक आपको जहाँ से भी चाहिए ना वो आप कोऑर्डिनेटर पैक में फोन कर लें, वो आपको बुक की बता देंगे, आपको वो प्रोवाइड भी कर देंगे। ओके, जो भी बुक चाहिए वो आप पैक में फोन कीजिएगा, वो आपको बाय कोरियर आपको पहुंचा देंगे। दूसरी बात, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि आपको आवाज बहुत क्लियर आ सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सिलेबस, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिलेबस आपका क्या है, क्योंकि हमने सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना। और अप्रोच वही है, कंसेप्ट की क्लैरिटी, कंसेप्ट की वेरिएबल आपने इसको याद करना है। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर के बाद आपने फुल एक्सरसाइज स्टूडेंट ने करनी है। अच्छा, सिलेबस के बारे में हम जानते हैं, सिलेबस क्या है आपका। अच्छा, सिलेबस जो है ना वो सबसे पहले प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैं कुछ नहीं बता रहा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टैक्सेशन की प्रोविजन है ना उसके बारे में आईकैप आपको 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उसका जो वेटेज होगा 100 में से वो आपको 8 तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, 8 नंबर का, 10 तक हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड द 8 मार्क्स के अंदर। दूसरा है एथिक्स, टैक्सेशन की एथिक्स के ऊपर वो 5, 6, 7, 4, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अराउंड अबाउट फिगर में आपको बता रहा हूं। इसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो 60 से 70 तक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और इंपॉर्टेंट बात, अब गौर से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये जिन बच्चों ने ये 6 पॉइंट अच्छी तरह फोकस के साथ किया, 50 नंबर मार्क्स यहीं के इर्द गिर्द घूमेंगे आपके पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 50 मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वो इन 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी आपकी। इसको हमने फोकस के साथ करना है ताकि हम लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए और हम इसको इजीली पास कर दें। अच्छा, इसी तरह इनकम टैक्स का ये क्वेश्चन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस।
प्रॉफिट लॉसेस, टैक्स क्रेडिट, रिटर्न, गोशवारे, आप इस चार्ट देखते होंगे, गोशवारे जमा कराए थे, असेसमेंट रिकॉर्ड। ये आपका क्वेश्चन तकरीबन 10 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ तो कि पूरे इनकम टैक्स में 60% जो मार्क्स आएगा उसका तकरीबन 50 मार्क्स जो होंगे वो आपके पहले 6 पॉइंट्स में होंगे और 10 जो हैं वो आपके इन हिस्सों में 7वें, 8वें, 10वें, 11वें पॉइंट्स के ऊपर होंगे। इसका मतलब 90% जो आपके हैं इनकम टैक्स वो पहले 6 पॉइंट्स के ऊपर है। इसके बाद आता है हमारा सेल टैक्स। इसमें 20 से 30 नंबर का मार्क्स आएगा और इसमें से ये जो पहले ये दो हैं, 90% जो है वो इसमें से आ जाएगा और ये जो बाकी है इसमें ये 10% आप लोगों को आएगा। इसका मतलब हुआ कि पढ़ने वाले पॉइंट जो है आप गौर से देखिएगा, 1, 2 पीछे आ जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट हैं जिसको हमने मेनली फोकस करना है। बाकी तो पढ़ने लेकिन फोकस एरिया आपके लोगों के ये है। ठीक है अफाक साहब, अरसलान साहब, आप मुझे बताएं यहां तक किसी को प्रॉब्लम मुझे एसएमएस करके भेजे तो सब ओके है? ओके गुड, अफाक साहब क्लियर, माशाल्लाह, गुड गुड। देखें ये कॉन्फिडेंस की बात है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने फोकस स्टडी करनी है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है। प्लीज मैं सबके ऊपर आपको माफी दोहराने लगा हूं, फिर हम आगे चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट वो जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरी जिम्मेदारी आपको कंसेप्ट देने की, लेने की जिम्मेदारी आपकी है, याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर की क्लास में हम दोनों मिलकर करेंगे। फुल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप पहले करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा। सोर्स आपके पास मौजूद है माशाल्लाह, पैक की बुक इसलिए मैंने रेकमेंड की है क्योंकि मैं इसी से पढ़ाऊंगा। तो फिर वो आप अगर मैं आप कोई और बुक यूज करेंगे तो फिर आपको ढूंढने मुश्किल होगी कि मैंने फिर कहाँ से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम मेन प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ ले, टैक्सेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है? क्योंकि मैं टाइम आपका जाया किए बगैर आगे थोड़ा सा चलना चाहता हूँ ताकि मेन फोकस है आप लोग पास करें आईपीआर को, हमारी इसी में खुशी है। ओके, सब कुछ क्लियर है? समा, नसरीन, ओके ओके ओके, अब लोग आगे चलते हैं। अच्छा, आपका पेपर है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है, हम लोग बड़ा सुनते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए। आप पूछते हैं, समा पूछती हैं कौन क्या चाहिए जरूरत है कानून की? मैं कहता हूं समा, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कौन लोग बनेंगे? प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कितने साल के लिए बनेगा? हम कहते हैं कि सर पता नहीं। मैं पूछता हूं कहां लिखा हुआ है? पता नहीं कहां लिखा हुआ है। अच्छा, वो पार्लियामेंट में लोग कैसे जाएंगे? वो कितने साल वहां पर रहेंगे? उनका क्या काम होगा? जज कौन बनेगा? जज की रिटायरमेंट कब आएगी? अच्छा, सवाल तो ठीक है आपके, है ना?
ये सवाल ठीक है कि ये कौन सी किताब बताएगी ये हमें? फिर ये बताया जाएगा कि 14 साल से बच्चा उम्र नौकरी नहीं करेगा, उस पर आप लेबर का काम नहीं ले सकते। ये कहां पर लिखा हुआ है? अच्छा, ठीक है। फिर ये बताया जाएगा कि टैक्स कौन लगाएगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, टैक्स का पैसा कहां खर्च करना है, सदर कौन बनेगा। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके लिए किसी मुल्क के लिए एक कानून का होना जरूरी है। ये दो इन चीजों को बताए क्या बताए कि टैक्स किसने लगाना है, टैक्स कौन लगाएगा, कितना टैक्स लगाना है, टैक्स के पैसे कहां खर्च करने हैं, प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो दूसरी शेप है, दूसरी चीज बताना है, प्रेसिडेंट कौन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 40 आर्टिकल जो है, ठीक है, 40 आर्टिकल जो पहले हैं वो राइट्स के बारे में है, ह्यूमन राइट्स के बारे में है। अच्छा, इसको पहले छोड़ते हैं, पहले यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पेश, सबको पता चल गया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पेश आई। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है जो किसी भी लैंड के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जरूरी होते हैं, और ये हमेशा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होते हैं। सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा लॉ, इससे ऊपर पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। सब लॉ इस लॉ से बनते हैं, सब कानून इस कानून से निकलते हैं। ये सुप्रीम लॉ है, और पाकिस्तान में कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 14 साल से कम बच्चा काम नहीं करेगा। अगर सदर साहब कहते हैं कि 14 साल का बच्चा अलाउ हो गया है, तो वो कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो कानून नहीं बनेगा, उसका वजूद नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। वाइड का मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये वाइड का मतलब होता है जिसका कोई वजूद ना हो, जिसकी कोई लीगैलिटी नहीं हो, जो कानून की नजर में एक्सेप्टेबल ना हो, उसको वाइड कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड सबसे बड़ा कानून है, और कोई सदर आ गई, कोई पार्लियामेंट आ गई, इसके खिलाफ कोई कानून बना दे तो वो कानून नहीं रहेगा। अस्लान ने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, इनवैलिड भी इसको कह सकते हैं, इसी को इनवैलिड कह लें, वॉइड कह लें। ये थोड़े से अल्फाज मैं आपको आस्ता आस्ता बताता भी जाऊंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि इसकी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत आई। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं 265 से ज्यादा, उसमें से कुछ आर्टिकल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है? एक आर्टिकल है सेक्शन 25, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कोई औरत मर्द औरत पर तरजीह नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ये सिटीजन से मुराद सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, सिटीजन से मुराद कंपनी भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, सैलरीड पर्सन भी है, कोई माँ भी है, बाप भी है, सैलरीड पर्सन भी है, बिजनेस इनकम वाले भी, सब शामिल है। अगर एक कानून, असलान एक बात वो से सुनो, अब ऑल सिटीजन आर इक्वल की बात कर रहे हैं वो मैं, कि अगर कानून, अगर कोई पार्लियामेंट, अगर सदर साहब एक ऐसा कानून पास करते हैं जो पेप्सी हमारी जो बोतल है उसके हक में हो, और वही ला कोको कोला के खिलाफ हो, दोनों एक ही तरह के बिजनेस कर रहे हो, तो क्या कानून जो वो प्रेसिडेंट बनाएगा वो वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? इस्लाम या इसकी एग्जांपल देने लगा हूं कि इसका मतलब क्या है, सिटीजन आर इक्वल। सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, कि अगर कोई कानून बनता है जो पेप्सी के हक में हो, पेप्सी कोला इंटरनेशनल के, और एक कोको कोला के खिलाफ में हो, तो ये क्या कानून वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? इस्लाम में वाइट, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो जो कानून बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा, और वो कानून जो है वो खत्म हो जाएगा।
अच्छा, दूसरी एग्जांपल है फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 14 साल के बच्चे की उम्र जो है वो जॉब नहीं करेगा, और जबरदस्ती का लेबर आप मुल्क के अंदर नहीं बना सकते। ये कौन सी, देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों वजूद में आया। फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर जो आपके रेलेवेंट बनता है वो ये है कि फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवी द टैक्स। लेवी मीन लगाना, ये टैक्स लगा, ये दो। अब देखें ना, जरूरत पेश आई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बताती है हमें कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। वो प्रेसिडेंट नहीं लगाएगा, मतलब कि एक बंदा उठ के गवर्नर नहीं लगाएगा या लोकल बॉडी कोई नहीं लगाएगी। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो पावर है, उसको पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन लेवी द टैक्स। अगर आपसे कोई पूछे शर्मा कि टैक्स की जो पावर है फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसने दी है उसको, तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे मैसेज करो कि क्या जवाब है, किसने फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो टैक्स लगाए? माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत सुप्रीम ऑफ लैंड है, और गवर्नमेंट के टैक्स लगाती है। अच्छा, ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम आगे है। ओवरऑल गवर्नेंस, ओवरऑल गवर्नेंस से मुराद ये है, अच्छा, ओवरऑल गवर्नेंस में हम देखते हैं कि सदर कौन बनेगा, पार्लियामेंट कितने साल में रहेगी, ये वो बातें, ठीक है। ओवरऑल गवर्नेंस में मुराद है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसकी। अभी आपने खबरों में बहुत सुना होगा 62B क्लास, बड़ा जब ये ईमानदार लोग आएंगे जी पार्लियामेंट के अंदर, तो 62 क्लास है, 62 आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो बंदा होगा जो इलेक्शन लड़ेगा एमएलए का, वो नेक नियत होना चाहिए, वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ के ऊपर आपको लाना था। कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद और पावर कौन फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देता है, उससे हमने ये आज सीखा मेन कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स लगाए, और वो पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन देती है, ठीक है। अच्छा, आज है व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स। अभी हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी, आज मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी कि टैक्सेशन किसके पास पावर है और टैक्स का मतलब क्या है। आज हम ये सीखेंगे। टैक्स बड़ा यूज करते हैं, टैक्स का पेपर आपका भी है। टैक्स को हम समझते हैं कि व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स। अब व्हाट मेरे साथ आइए, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्शन। कंपल्सरी, कंपल्सरी मीन जरूरी, बहुत जरूरी है, जबरन भी हो सकता है। एक्सेशन का मतलब वसूल करना, ऑफ मनी, ऑफ मनी, मनी से मराद पैसा। बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन कोई भी अदारा, फॉर पब्लिक पर्पज, अनफोर्सेबल बाय लॉ। इसको जरा समझे। कहते हैं टैक्स एक जरूरी जबरी वसूली है। किस चीज की वसूली है? पैसों की। कौन लेगा, कौन जबरी वसूली करेगा? एक अथॉरिटी, एक अथॉरिटी, एक अथॉरिटी होगी। कोई मुझे बता सकता है एसएमएस के थ्रू कि पाकिस्तान में कौन सी अथॉरिटी है जो एफडीआर, सॉरी, कोई भी पैसे कलेक्ट कर रही है टैक्स की? कोई अथॉरिटी है पाकिस्तान में? कोई बता सकते? वेरी गुड इस्लाम। और इसके अलावा, एफडीआर के अलावा और कोई बताए मुझे। एफडीआर के अलावा कौन सी अथॉरिटी है जो इसको कलेक्ट कर रही है? अथॉरिटी है एफडीआर के अलावा, कोई बता सकता है? एफडीआर के अलावा कोई बता सकता है मुझे?
देखें यहां पर सिर्फ इनकम टैक्स या सेल टैक्स की बात नहीं हो रही है, टैक्स की हाँ एक्सरसाइज और कोई एक्सरसाइज के अलावा और अथॉरिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। एक तो सबने मुझे बताया एफबीआर, एक है प्रा, किसी को पता है प्रा क्या है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। पंजाब ये प्रोविंशियल लेवल की अथॉरिटी। एफबीआर तो जो एफबीआर है ये फेडरल लेवल की अथॉरिटी है। फेडरल वर्ड है ना, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवी टैक्स कर सकते हैं। एफबीआर कलेक्ट करती है फेडरल की बिहाफ पर और प्रा कलेक्ट करता है पंजाब की बिहाफ के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध से मतलब सिंध ये भी प्रोविंशियल अथॉरिटी है। इसी तरह केपीकेवी में भी एक अथॉरिटी है और बलोचिस्तान में भी है और इस्लामाबाद में भी है। ये टैक्सेशन कलेक्ट करती है। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, आपको सिर्फ अथॉरिटी बता रहा कि पाकिस्तान में अथॉरिटी कौन सी है। एफबीआर है, प्रा है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, केपीकेवी रेवेन्यू अथॉरिटी है, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, इस्लामाबाद रेवेन्यू अथॉरिटी है, ठीक है। एफबीआर एक डिपार्टमेंट का नाम है, अथॉरिटी का नाम है, जो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर टैक्स कलेक्ट करती है। और वो कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है? वो एक्सरसाइज टैक्स कलेक्ट भी करती है, सेल टैक्स भी कलेक्ट करती है, अपना इनकम टैक्स भी कलेक्ट करती है, कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट करती है। ये एफबीआर फेडरल के बिहाफ के ऊपर सब किस्म का टैक्स कलेक्ट करती है। अब डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आओ जरा बच्चों। टैक्स इसका मतलब इनकम टैक्स नहीं, हर किस्म का टैक्स। अ टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सप्रेशन ऑफ मनी, वसूली करना पैसों की, बाय द अथॉरिटी एफबीआर सिंध रेवेन्यू बोर्ड फॉर द पब्लिक पर्पज, फॉर द पब्लिक पर्पज। किसके लिए कलेक्ट करना चाहती है अथॉरिटी? पब्लिक पर्पज के लिए। और पब्लिक पर्पज क्या है? रोड बनाने में, इन्वेस्टमेंट करनी है, आर्मी को पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने खुद करनी है पब्लिक पर्पस के लिए। और आगे इंपॉर्टेंट है अनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन एफबीआर को पैसे कलेक्ट करने के लिए कोई कानून की जरूरत होगी। वो कानून कौन से हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990, ये कानून बनाए हैं। देखिए अब बात को फिर लिंक अप करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो टैक्स लगा सकते हैं। अब ये सवाल ये कहा जाता है कि टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? वो अथॉरिटी कलेक्ट करेगी। क्यों कलेक्ट करेगी? ताकि पब्लिक पर्पस के लिए हो। लेकिन एफबीआर को कुछ कलेक्ट करने के लिए कुछ कानून की जरूरत है कि वो क्या, किस कानून के मुताबिक क्या टैक्स कलेक्ट करे। वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम एक्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स ऑन सर्विस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी हाउस। ये इतने ज्यादा टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर है। आप मुझे में से कोई बता सकता है इनके अलावा कभी आपने किसी टैक्स का नाम सुना है कि जो मैंने हाईलाइटेड किया है? इसके अलावा मुझे ऐसा भेजो असलाम। इसके अलावा इनकम टैक्स के अलावा, सेल टैक्स के अलावा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अलावा, कस्टम एक्ट के अलावा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के अलावा, सेल टैक्स ऑन सर्विस के अलावा, प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा, टैक्स ऑन लग्जरी हाउस के अलावा, एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा कोई और कस्टम ड्यूटी मैंने बता दिया। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से एक्ट है, लेकिन ये मैंने बस आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है कि टैक्स से मुराद कोई भी पैसा अथॉरिटी कलेक्ट करे कोई पब्लिक पर्पस के लिए जो अनफोर्सेबल बाय लॉ हो, किसी कानून के तहत वो जरूर कलेक्ट करे, और वो कानून पाकिस्तान में ये है। लेकिन आपका जो टॉपिक है जो आपने कवर करना वो इनकम टैक्स का है और सेल टैक्स का है। बाकी कानून आपके रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दी है
कि वो सेक्टर आपको बस ये समझ आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक स्थिति है, वो भी कस्टम एक्ट में ही आती है इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो हमारा सिलेबस नहीं है। मैंने सिर्फ आपको अपने सिलेबस के ऊपर लेके आना था कि कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया किसके लिए आया, फॉर पब्लिक पर्पज के लिए आया, और ये किसने लगाया, ये फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया। फेडरल गवर्नमेंट को किसने पावर दी, फेडरल गवर्नमेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी, ये नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी फेडरल को, फेडरल ने आगे से एफबीआर को बनाया, एक अदारा बनाया, अथॉरिटी बनाई, वो कलेक्ट करे और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया ताकि वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाए। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं टैक्स शैल बी लेव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दो ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने एग्जांपल्स लिखी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, टैक्स एक्ट की, फेडरल टैक्स की, इनकम टैक्स की, इसमें से कौन से फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए हैं और कौन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगाए हैं? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट कौन से लगाएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन से लगाएगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि इनकम टैक्स फेडरल ने लगाया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगाया है? फर्स्ट, इनकम टैक्स किसने लगाया है, फेडरल ने या प्रोविंशियल ने? फेडरल। और फेडरल। सेल टैक्स, सेल टैक्स, सेल टैक्स किसने लगाया? फेडरल ने। कस्टम एक्ट किसने लगाया है? फेडरल ने। और कोई भी बात, और भी कोई लिखे ना, फेडरल ने। अच्छा, ये मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी टैक्स किसने लगाया है? प्रॉपर्टी टैक्स किसने लगाया है? प्रोविंशियल। और अटलान प्रोविंशियल ने, सैमा प्रोविंशियल ने। अच्छा, अफाद ने। अच्छा, सेल टैक्स ऑन सर्विस किसने लगाया है? सेल टैक्स ऑन सर्विस, सेल टैक्स ऑन सर्विस, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल। टैक्स ऑन लग्जरी हाउस, टैक्स ऑन लग्जरी हाउस, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल। ठीक, थैंक यू। अब आपको क्लियर हो गया कि जो आप मुझे बता रहे हो कि ये किसके पास पावर है कि फेडरल गवर्नमेंट लगानी है कि प्रोविंशियल लगानी है, वही हमें कौन कौन सी किताब बताती है कि फेडरल ने लगाना है कि प्रोविंशियल लगाना है। एक लैंग्वेज डिफाइन कर लेना, जरा गौर से सुन लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गुड्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा, गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा, गुड्स के ऊपर और इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा और जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, वो फेडरल के पास पावर होगी। और सेल टैक्स ऑन सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो प्रोविंशियल के पास पावर होगी। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो प्रोविंशियल के पास पावर होगी। मैं दोबारा कर रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं कि फेडरल के पास, फेडरल के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास जिन जिन चीजों के ऊपर, जिन जिन चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की पावर है वो क्या है? इनकम के ऊपर। ये अभी मैं आपको सिर्फ रफली बता रहा हूं, आपको तफसीली डिटेल से पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन ये कंसेप्ट की गई है कि इनकम के ऊपर लगा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट, जैसे इनकम टैक्स है। सेल के ऊपर लगा सकती है, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, सर नॉट सर्विस के ऊपर, क्योंकि सर्विस के ऊपर प्रोविंशियल के पास पावर है, जैसे कि आपने मुझे बताया था। गुड्स के ऊपर पावर चली गई फेडरल के पास और सेल टैक्स ऑन सर्विस के ऊपर पावर चली गई प्रोविंशियल के पास। एग्रीकल्चर की पावर किसके पास है? प्रोविंशियल के पास। लग्जरी हाउस के ऊपर किसके पास चली गई? प्रोविंशियल के पास। फेडरल एक्साइज ड्यूटी चली गई फेडरल के पास, कस्टम की ड्यूटी चली गई फेडरल के पास। और ये चीजें सब क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आपको समझ आ गया सबको कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
टैक्स कहाँ से आया, टैक्स का मकसद क्या है, टैक्स का मकसद पब्लिक पर्पज है, वो किस किस्म के टैक्सेस हैं, वो ये टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझे क्वेश्चन पूछे, मुझे एसएमएस करे किसी को क्वेश्चन यहाँ तक। असलान कोई क्वेश्चन? उफाक मुझे लिखें। गुड। अफाक गुड। समा फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम आर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपका सिलेबस नहीं है, ना ही कस्टम, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल के नाम से आप देखो ना, फेडरल, फेडरल एक्साइज ड्यूटी मतलब फेडरल की एक्सरसाइज, फेडरल गवर्नमेंट को लगा रही है, और कस्टम भी फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, ये दोनों लग रहा है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी गुड्स के ऊपर लगती है, और कस्टम इंपोर्ट के ऊपर लगता है, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। ये तालुक कस्टम से आप डाल रहे हैं ना, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम से आप देखें ना, कस्टम नाम, वो कस्टम, वो जिससे माल जा रहा है या आ रहा है, ये बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेवेंट है, इसके ऊपर टैक्स लगाना। और फेडरल जो होता है वो आप गुड्स के ऊपर लोकली तौर पर लगता है। क्लियर? अच्छा भाई, आज हमने प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। जिस तरह के ऊपर आपका कोई घर रेंट के ऊपर हो तो आपको गवर्नमेंट एक टैक्स देती है कि चलो जी 25,000 रुपये आप जमा करो जी प्रॉपर्टी टैक्स। आप किसी की घर की प्रॉपर्टी है जो रेंट पर चाहिए हो किसी ने, उसको प्रॉपर्टी टैक्स आता होगा पाकिस्तान में, तो पंजाब गवर्नमेंट, या चूंकि ये प्रोविंशियल टैक्स है, पंजाब गवर्नमेंट बेचती होगी, सिंध में है तो सिंध बेचती होगी, केटी क्यों नहीं हो तो केटी क्यों बेचती है। क्लियर? प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। फोकस स्टडी, नॉलेज जरूर लीजिएगा लेकिन फोकस स्टडी पर लीजिएगा, फोकस स्टडी। ओके, आगे हम चलते हैं। हमने पढ़ लिया इनकम टैक्स तक, हम लोग आ गए, इनकम टैक्स कैसे जरूरत में आया, इसकी जरूरत कैसी हुई, सब कुछ क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज इनकम टैक्स। व्हाट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये आपका सिलेबस है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन प्रोविजन है ना वो मैंने पढ़नी है, लेकिन मैं आपको एक सिस्टमैटिक लेकर इनकम टैक्स के ऊपर आ जाऊँ। इनकम टैक्स को पहले हम क्लियर करेंगे सारे टॉपिक्स को, उसके बाद हम शेयर टैक्स के टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद दोबारा मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आऊंगा जिसमें आपको थोड़ी सी बारीकियां और बताऊंगा। अभी मैं आपको क्लियर नहीं करना चाहता, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाएगा। फिर मैं एथिक्स के ऊपर आऊंगा, तो इस तरह हम आपके टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये अप्रोच मेरी इस तरह से है कि मैं आपको इनकम टैक्स के ऊपर लाना चाहता था, उसके लिए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, पावर का हवाला दिया, ये हो गया वो हो गया। तो आपको मेरा ख्याल है कि अब आप बड़े अच्छे लेवल पर किसी पर गुफ्तगू भी कर सकते हैं टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स से जो है वो आज हमने थोड़ा सा, मैं कहता हूँ स्टार्ट कर लें, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है कि आपका सिलेबस कवर हो और आप लोग टैक्स को पास करें। टैक्स के लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट प्लीज, और इसको मेमोराइज साथ साथ करते जाइएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये क्यों आया? अनफोर्सेबल बाय लॉ क्यों आया? ताकि पब्लिक पर्पस के लिए। कौन कलेक्ट करता है? एफबीआर। किसने इसको पावर दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको ना ओमिट कर गया हूं, वो मैं आपको एंड में जरूर पढ़ाऊंगा, जिससे आपको मजीद क्लियर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और टैक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। मैं बस बड़े आराम से आपको इस तरफ ले आया हूँ इनकम टैक्स के ऊपर। या आप जब एक तरफ पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे ना, फिर मैं दोबारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर लाके इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, जिससे आपका सिलेबस क्लियर होगा। टैक्स को हमने समझ लिया, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज एक्टिवेशन, वसूली है। इनकम का साल लगना मतलब है इनकम के ऊपर, टैक्स की वसूली करना इनकम के ऊपर, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लाता है। और ये क्या? इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स, ये एक सालाना टैक्स है, ये मंथली टैक्स नहीं है, प्लीज नोट डाउन। इट इज नॉट मंथली सेल टैक्स, इट इज एनुअल टैक्स, सालाना टैक्स ऑफ अ टैक्स ईयर, ऑफ अ टैक्स ईयर।
सुन रहे हैं? ऑन इनकम, टैक्स है ऑन इनकम ऑफ पर्सन। अब जो मैंने हाईलाइटेड चीजें की हैं, ये है इनकम टैक्स पूरा बात। इनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या बातें करता है। अंडरलाइन चीजों को देखें। एनुअल टैक्स, टैक्स ईयर, टैक्स लगता है और इनकम के ऊपर, और इनकम किसकी? पर्सन की। इनकम किसकी? पर्सन की। एक पर्सन हो, अभी मैंने कुछ नहीं बता रहा पर्सन क्या है। पर्सन से मराना इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, लेकिन वो भी बात बताऊंगा। एक कंपनी की इनकम या एक बंदे की इनकम के ऊपर टैक्स लगाना, सालाना टैक्स लगाना अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, उसको हम कहेंगे इनकम टैक्स। अब ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बतानी है, क्लियर करनी है, जिससे आपको इनकम टैक्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप लोग इसको आसानी से पास कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं पहला सालाना टैक्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये सालाना टैक्स है। आगे है टैक्स ईयर, इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं आज। तो व्हाट इज अ टैक्स ईयर? टैक्स ईयर क्या है? सालाना टैक्स है। कौन सा सालाना? सबसे पहले डेफिनेशन को देखें, नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको टैक्स ईयर भी कहते हैं खाली, अमूमी जुबान। नॉर्मल टैक्स ईयर या टैक्स ईयर। टैक्स ईयर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। मैंने ऊपर पहले बात की थी एनुअल की, वो कहता है अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मतलब सालाना, एंडिंग ऑन 30 जून। इसका मतलब हुआ कि ऐसा साल, ऐसे 12 महीने, ऐसा साल जो एंड करे 30 जून को। अब आपने मुझे फौरन जवाब देना है कि अगर एक साल हो जिसका एंड 30 जून हो, तो ये साल किस डेट को स्टार्ट होगा? ये तो एंडिंग डेट है ना, स्टार्टिंग डेट क्या है? व्हाट इज स्टार्टिंग डेट? तो बात सहमा? 1 जुलाई। 1 जुलाई। हेमन? 1 जुलाई सर। 1 जुलाई। गुड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप समझ गए हैं, अब आप समझ गए हैं कि 1 जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून, साल जो सा मर्जी हो, 2012, 2013, 2014, जो साल, जो 12 महीने 1 जुलाई से शुरू होते हो और 30 जून को एंड होते हो, वो क्या कहलाते हैं? टैक्स ईयर। क्या कहलाते हैं? टैक्स ईयर। अगली देन, आपको पता है कि बहुत सी आपने, आप में से बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ ली होगी। उसमें ज्यादातर लोगों के जो अकाउंटिंग ईयर होते हैं, इनकम ईयर होते हैं, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होते हैं और 30 जून को खत्म होते हैं। सबको पता है इनकम ईयर का? जी सर। तो इसका मतलब है कि ऐसी कंपनी, ऐसा बंदा जिसका अकाउंटिंग पीरियड, जिसका इनकम ईयर में अकाउंटिंग पीरियड वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता हो और 30 जून को खत्म होता हो, वो ही उसका टैक्स ईयर कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड इज अ टैक्स ईयर। क्या मैं कह सकता हूं अकाउंटिंग ईयर इज अ टैक्स ईयर? लेकिन उनका, जिनका 1 जुलाई से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता हो, ओके, तमाम ने मुझे जवाब दे रही है, एमएल भी जवाब मुझे दे रही है। ओके, टैक्स ईयर, अकाउंटिंग ईयर दोनों बराबर होंगे अगर उनका 1 जुलाई से पीरियड शुरू होता हो। अच्छा, अब एक मजे की और बात सुनते जाओ, एक और बात सुनते जाओ, आप गौर से बात को मैंने सुनना। अगर किसी ईयर का एंड, सब कैलेंडर ईयर, सबको पता है कैलेंडर ईयर क्या होता है? व्हाट इज कैलेंडर ईयर? कैलेंडर 1 जनवरी टू कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर,
कैलेंडर ईयर में जनवरी टू दिसंबर। अब बात को गौर से सुनिएगा, ये एक कंसेप्ट की बात करने लगूंगा मैं, फिर कंसेप्ट के बाद आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, रिमेंबर करना है। टैक्स ईयर 30 जून को एंड होगा और 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी, 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी, उस टैक्स ईयर को उस ईयर के साथ रेफरेंस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, बहुत से सुनिएगा जरा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँ, ये ऊपर आइएगा। ये एक साल सबको नजर आ गया, ये एक साल है, ये टैक्स ईयर है, ये एक टैक्स ईयर है, ये एक अकाउंटिंग ईयर है, ये एक इनकम ईयर है। लेकिन ये सवाल कर रहा था कि सर ये जो आपने ईयर बताए हैं ये कौन सा ईयर है 2013, तो इसको लिखूं कैसे मैं, इसको मैं लिखूं कैसे, इसको मैं लिखूं कैसे? तो ये जो एंडिंग डेट है ये किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है, 2014 के 2013? चौदह। सबने मुझे 2014 याद है। इसका मतलब है कि 30 जून 2014 जो एंडिंग ईयर है, टैक्स एंडिंग पीरियड है टैक्स ईयर का, वो कैलेंडर ईयर 2014 में फॉल कर रही है। इसका मतलब है कि ये टैक्स ईयर 2014 को आएगा। अब मैं एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं, अब सवाल का जवाब दो मुझे सारे बच्चे। मैं कहता हूं टैक्स ईयर 2016 या कोई टैक्स ईयर 2010, टैक्स ईयर 2010 की मुझे अकाउंटिंग पीरियड और इनकम पीरियड सब मुझे लिखकर बताओ। टैक्स ईयर 2010 कौन सा पीरियड है? टैक्स ईयर 2010, टैक्स ईयर 2010 इसका पीरियड लिखो। अब तो बस बचोगे मुझे एमन ना, 1 जुलाई 2009 से एंड भी बताओ। है पूरा बताओ मुझे, पूरा पूरा बताओ कि टैक्स ईयर 2010 में कैलेंडर ईयर इनकम ईयर कौन सा कवर हो रहा है? अरसलान बिल्कुल ठीक है, शर्मा आपने बिल्कुल ही 2010 लिख दिया। मुझे पीरियड बताओ, पीरियड कब शुरू होगा कब खत्म होगा? इनकम ईयर अरसलान इस तरह नहीं, 1 जुलाई से बताओ, 1 जुलाई से। नसरीन बहुत अच्छा, 1 जुलाई से मुझे बताओ, 1 जुलाई से। हाँ ये बात, 1 जुलाई 2009 से लेकर 30 जून 2010 तक का जो पीरियड होगा 12 मंथ का, उसको हम किस तरह लिखेंगे? टैक्स ईयर 2010। सबको पता लगा टैक्स ईयर का। और एंड में एक बात बता दो, टैक्स ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। टैक्स ईयर ऊपर वो बात कर रहा है कि 12 मंथ होना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है असलन कि जिसमें टैक्स ईयर 12 मंथ से कम हो? क्या सिचुएशन है ऐसी होगी कि टैक्स ईयर जो होगा वो उसका जो टैक्स देने का जो पीरियड है, टैक्स पीरियड पर टैक्स देने का टाइम कहते हैं एनुअल टैक्स, ऊपर लिखा है एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स में सालाना टैक्स। अब एक बंदा ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें वो बंदा सिर्फ 6 महीने का टैक्स दे या 8 महीने का टैक्स दे। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है इस्लाम सहमत? ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें टैक्स पेयर हमें बताएं बताएं, ये इस्लाम ने बता सकता है। इफ द बिजनेस स्टार्ट लेटर टैक्स ईयर स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई इनकॉर्पोरेशन लेट सहमा और एमन और इसके अलावा
ये भी हो सकता है कि सब बच्चे कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो, ये भी तो हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए 2 महीने बाद, जब वो बंदा बिजनेस करना बंद कर जाए, या एक बंदा है जिसकी डेथ हो जाए, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है ना इनकॉर्पोरेशन के अलावा, कि वो बंदा ही वफात पा जाए, 70% हो, वो फोत हो जाए या कंपनी बंद हो जाए, तो ये सिचुएशन भी आती है। लेकिन टैक्स ईयर सालाना, वो सालाना टैक्स ही होगा, वो सालाना टैक्स होगा, 12 महीनों पर मुश्तमिल होगा, चाहे वो 2 महीने की इनकम कमाए, चाहे वो 6 महीने में इनकम कमाए, लेकिन वो 12 महीने में मुश्तमिल होगा। और ऐसी कंपनी जिसका 1 जुलाई से 30 जून तक पीरियड चलेगा, उसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं, और ये 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है। यहां तक किसी को क्लैरिटी? इनकम ईयर का सब क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताइए, ये इसका जवाब है, इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 तक टैक्स ईयर 2016। सब मुझे आंसर दें। समा आपने नसरीन टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 2016। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक हो गया? चले, मेरा ख्याल है कि आज का ये काफी हमने इसको किया। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझे एसएमएस भेजे। कल हम स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ेंगे, इसके अलावा हम फिर इसको आस्ता आस्ता आगे ही करते जाएंगे। प्रैक्टिकल यही प्रैक्टिस जो मैंने ब्लैक बोर्ड से पूछा है कि ये कौन सा टैक्स ईयर है, यही क्वेश्चन आंसर इन क्लास है। सब ओके? एमन, समा, असलान, अफाक ओके? ओके सर। सब ओके? सर यस सर। स्लाइडें जो है वो आपको मिल जाएंगी। स्लाइड इज नॉट इशू, मेरे लिए इशू नहीं है, लेकिन आपके जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियर हो गए, टैक्स ईयर का क्लियर हो गया। कल हम स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ेंगे। स्लाइडें मैं कह दूंगा तो कोऑर्डिनेशन को, वो आपको सबको मेल कर देंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको लड़कों को कहता हूँ कल इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा अगर आपको वेट करना पड़ जाए ना 15 मिनट के लिए, तो आप जरूर कर लीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर 5:30 बजे तक आ जाऊँ। कल मेरी थोड़ी सी एक केस की गई है, लेकिन 15 मिनट हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, लेकिन मैं हूँगा नहीं, कोशिश करूंगा मैं आ जाऊंगा। एग्रीड? सब मुझे एसएमएस भेजा एग्रीड। सैमा, अफाज और एग्रीड सर। थैंक यू यार, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज।